नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। हम आपके साथ जुड़े हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक लेकर के, और आज की हमारी जो टॉपिक होगी वो है उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, पावर ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय की शक्तियों पर आज आपके साथ हमारी चर्चा होगी। इसके पहले हमने उच्च न्यायालय की संरचना, संगठन सबके बारे में विधिवत बता दिया है। जो लोग आज हमसे जुड़े हैं वो पिछली वीडियो ज़रूर देखकर इस वाली वीडियो को देखेंगे। तो जो जैसे आप फिल्म देखते हैं, हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, तो उसमें अगर बीच से आप बैठते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हॉलीवुड में उनके डायलॉग ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉलीवुड में तो आप पिक्चर के लास्ट में बैठिए, आपको मालूम हो जाएगा कि इसके पहले क्या हुआ था। ठीक है। पॉलिटी में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ बढ़िया होनी चाहिए, और पॉलिटी के लिए क्रम से पढ़ाई होनी चाहिए, बीच से कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो जो लोग आज हमसे जुड़े हैं वो हमारी शुरुआत से मैं इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ से आप पढ़ते आइए तो और आपको आनंद आएगा। लगभग 15-20 दिन के अंदर जितना मैंने पढ़ाया सब आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। इस शक्ति को हमने इन 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश रिट निकालने का क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण और न्यायिक समीक्षा। मैं इसको फिर बार रिवाइज कर देता हूँ। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश रिट निकालने का क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण और न्यायिक समीक्षा। तो आइए हम शुरू करते हैं एक एक को लेकर के। पहला हमारा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आप ध्यान दें कि इसके संबंध में जो भी मामले आते हैं, माने इन मामलों से संबंधित चीज़ों को आप सीधे जो है उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते, आप विशेष अपील के थ्रू आना पड़ेगा। साधारण अपील यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ विशेष अपील के माध्यम से आप आ सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से मामले हैं? अधिकारता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक से संबंधित जो मामले होते हैं। नंबर 2, सदस्य। अगर वह संसद का सदस्य है, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों का हो जाएगा। राज्य विधानमंडल है तो इनके जो निर्वाचन संबंधी विवाद हैं वो आते हैं। राजस्व का मामला हो, रेन्यू का मामला हो, और मूल अधिकारों को कोई राज्य सरकार लागू नहीं कर रही हो, उनको लागू कराने में ये जो मामले आते हैं वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, बात क्लियर? अपील के आधार पर यहाँ पर देखा जाता है, मैंने इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के इस मामले को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। वो है अधिकारता का मामला, वसीयत, विवाह और तलाक, संसद सदस्यों में संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान, रेन्यू का मामला, और मूल अधिकारों को लागू कराने से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226, ये मूल अधिकारों के संबंध में है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय में 226 के तहत अपनी याचिका दायर कर सकता है। मानिए अब यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है कि मूल अधिकारों के रक्षण, फंडामेंटल राइट के रक्षण का जो अधिकार है, ये एग्ज़ाम में अक्सर आता है, तो वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को। अगर हम उच्चतम न्यायालय में जाते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे, और उच्च न्यायालयों में जाते हैं 226 के तहत जाएंगे। तो यहाँ पर मूल अधिकारों के संबंध में भी
जारी की जा सकती, उच्च न्यायालय कर सकता है, और अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी वह रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो जो न्यायाधीश इस अन्य किसी उद्देश्य का मामला ये है कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ न्यून है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल अनुच्छेद 32 का प्रयोग मूल अधिकारों के संबंध में ही कर सकता है, जबकि ये उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 का प्रयोग मूल अधिकारों के मामले में कर सकता है और अन्य किसी उद्देश्य के मामले में भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो आता है वही है, आपने पढ़ा होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये जो 5 रिटें हैं, कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये रिट निकालने का अधिकार हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। यहाँ एक मामला है 1997 में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेंगे। 1997 में चंद्र कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अनुच्छेद, गौर सुने दोस्तों, 1997 में चंद्र कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अनुच्छेद 226 जो हाई कोर्ट संबंधित है और अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, यह संविधान का आधारभूत ढांचा है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 इस संविधान का आधारभूत ढांचा है और इसको संसद समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है, अब अपील पर चलते हैं। अपीली न्यायालय 2 है, दीवानी और आपराधिक। दीवानी मामले जो होते हैं उसमें है कि जो राजस्व से संबंधित मामले आते हैं अपीली न्यायालय में, दीवानी न्यायालय, किसी राजस्व न्यायालय में किसी व्यक्ति को जिला अदालत से, अतिरिक्त जिला अदालत से उसको क्या बोलते हैं, न्याय नहीं मिला, तो वह हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है। आपराधिक मामला हो जाएगा, क्रिमिनल जो मामले होंगे उसमें जो है सत्र न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायालय के खिलाफ अपील की जा सकती है। अगर इन लोगों ने किसी व्यक्ति को 7 साल की, बहुत इंपॉर्टेंट, 7 साल की सजा सुना दी हो तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त न्यायालय, सख्त न्यायालय किसी को सजाए मौत दिया है तो उस पर भी अपील की जा सकती है और इसकी पुष्टि, फांसी की पुष्टि हाई कोर्ट के द्वारा ही उसको माना जाएगा कि इसने उसको फांसी की सजा दी जाएगी। मतलब अतिरिक्त सत्र न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को सजाए मौत भी दे दी गई है, उस पर हाई कोर्ट की पुष्टि होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि यहीं तक होगा, वह आगे भी सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकता है, लेकिन जो एक हाई कोर्ट की अपील है वो यहाँ तक है। पर्यवेक्षण, सुपरविजन, पर्यवेक्षण संबंधी अधिकार मैं चौथा बता रहा आपको। सैन्य न्यायालयों को छोड़कर जो भी अभिकरण के मामले हैं उन मामलों में क्या निर्णय दिया गया है उसको वह स्वयं मंगा सकता है, उसके संबंध में सामान्य नियम बना सकता है। ठीक है। 5वां, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालयों पर पूरा नियंत्रण होता है। जैसे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट राज्यपाल को परामर्श देता है। बी, अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में के मामले जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, और या फिर मैं ये कहूँ कि उसमें अगर संविधान की कोई व्याख्या संबंधित मामला है, बहुत ध्यान सुने, इसमें कोई ऐसा अधीनस्थ न्यायालयों में कोई मामला गया जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है, ऐसे मामलों को वह जिला अदालत को रोक देगा और उसे अपने पास बुला लेता है। लास्ट दोस्तों, न्यायिक समीक्षा, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 माने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है।
तो आपको एग्ज़ाम के लिए न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। मौलिक अधिकारों के रक्षण का अधिकार किसके पास है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब जो संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। तो इस प्रकार आपके सामने आज उच्च न्यायालय की शक्तियों का टॉपिक पूरा का पूरा समाप्त। आप पूरी वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।